यकीन बता रहा हूँ, यकीन जानिए आप। लोग कहते हैं कि पीएचडी में आदमी बुढ़ा हो जाता है या कह सकते हैं मेंटल वो हो जाता है, तो सही है। सोते 4 घंटा, 3.5 4 घंटा, फिर उसके बाद फिर आके डिपार्टमेंट सोए। लोग टाइम नहीं देते। करीब 9.5 साल 10 साल जी रहे हैं, तो टीचर्स के लेकर क्या, 3 टीचर को लेकर क्या अनुभव आप है? बहुत ही गुस्से वाले तो होते थे शाम से, लेकिन अब कहते हैं ना कि उन्होंने गुस्से को पी गया वो। ऐसा कभी समय आया कि घर वाले बोले यार कितना पढ़ोगे, अब रहने दो? एक बार लगा वक्त आया कि छोड़ दे। तो आपने मानव के पॉलिटिकल चीजों में बहुत एक्टिव रहा, तो क्या ये उम्मीदें की जा सकती है कि आप क्षेत्रीय लेवल पे जो पॉलिटिक्स में आएंगे? प्रोस्ट को बोला है मैंने, प्रोक्टर को बोला है, और जम के पॉलिटिक्स किया हूँ। बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि माननीय स्टूडेंट यूनियन में 4 प्रेसिडेंट, 5 वाइस प्रेसिडेंट और 5 सेक्रेटरी मैंने अपनी बदौलत बनाया कि रूबरू मिलोगे तो कायल हो जाओगे, रूबरू मिलोगे तो कायल हो जाओगे, दूर से जरा हम मगरूर दिखाई देते हैं। जय हिंद, मैं हूं शकील आलम। आप देखना शुरू कर दिए हैं देश दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं अजमल भाई, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से पीएचडी मुकम्मल किया है और इस यूनिवर्सिटी में करीब 1 दशक की जिंदगी गुजारी है। तो आइए इनसे लेकर सवाल है पीएचडी के लेकर और इस सफ़र को लेकर। तो सबसे पहले अजमल भाई की आपके हम मेन टॉपिक से आने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके बचपन में, तो आपके बचपन की पढ़ाई कहाँ से हुई है और शौक क्या था बनने का? जी, मेरी बहुत बहुत पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। और मेरी जो पैदाइश हुई है बनारस में हुई है, और लेकिन मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ और पढ़ाई जो है गाजीपुर में हुई है इंटरमीडिएट तक। और उसके बाद मैंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की, बीटेक इंजीनियरिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं ड्रॉप आउट हो गया था वहाँ से। फिर काशी विद्यापीठ से मैंने बीए किया, बीए ऑनर्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे हैदराबाद के लिए आया था। लेकिन आप बीए के बाद जर्नलिज्म ही क्यों चुने और मानू ही क्यों? देखिए, कई सारे दोस्त थे मेरे जो इस फील्ड में थे और 1-2 सीनियर थे जो उन्होंने मशवरा दिया। और उससे पहले मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ आने से पहले मेरे जो ट्विंस हम लोग भाई थे, मैं अकमल, जिनका नाम है अकमल अली खान, उन्होंने यहाँ पे दाखिला लिया था एमबीए में उसी साल 2015 में। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आइए और अपना करियर बनाइए। तब मैं यहाँ पे कूच किया था हैदराबाद के लिए। जो आपने सवाल किया था कि आप हैदराबाद ही क्यों या मानू ही क्यों चुना, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। मेरे वालिद साहब यूपी में समाजवादी पार्टी से 2002 से जुड़े हुए हैं और वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे खास तौर से पास में रह के बच्चों को पढ़ाया जाए, इसलिए दूर भेजे कि वहाँ पे तालीम मुकम्मल कर सके। और इस वजह से मैंने हैदराबाद आने के लिए उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाइए वहाँ पे पढ़िए। यहाँ से मास्टर कर लिया आप, तो मास्टर करने के बाद पीएचडी ही क्यों? क्योंकि मास्टर करने के बाद बहुत सारे बच्चे वो प्लेसमेंट के चक्कर में रह जाते। मेरे उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब, जिनके अंडर मैंने भी पीएचडी जमा किया है, मेरे उस्ताद हैं, सुपरवाइजर भी हैं और हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहेंगे वो। और प्रोफेसर एहतशाम मोहम्मद खान साहब और डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर हैं सब बच्चों की तरह मानते हैं। फरियाद सर ने डे 1 से मुझसे कहा था कि आप रिसर्च में आइए, पीएचडी करके जाइए, रिसर्च में आइए, पीएचडी करके जाइए, एमए जब कर लिया तो पीएचडी करके जाइए। तो 2015-17 मैंने यहाँ पे एमए किया। 18 में मैंने कोशिश किया एक एंट्रेंस के लिए, क्वालिफाई नहीं हो पाया, लेकिन 17 में एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। 2018 में मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया था, लेकिन किसी वजह से यूनिवर्सिटी के मतलब बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं बैठ पा रहे थे। तो उस साल डिपार्टमेंट में किसी का पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ था। फिर दोबारा 2019 में मैंने एंट्रेंस, फिर दोबारा एंट्रेंस में बैठा और एंट्रेंस जो है मैंने क्वालिफाई किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन और मेरे घर वालों की दुआओं से, ऊपर वाले करम से, यहाँ पीएचडी में मैंने दाखिला लिया। उसके बाद कोर्स वर्क जब शुरू हुआ तो दिसंबर में कोर्स वर्क हुआ और एग्ज़ाम उसी टाइम हुआ। फिर घर गए, घर से आने के बाद कोविड की जो पूरी दुनिया ने देखा महामारी आई हुई थी, कोविड-19 जो थी, उसके वजह से बहुत सारा जो हम लोग की कह सकते हैं रिसर्च में गैप हुआ और बहुत नुकसान भी हुआ पढ़ाई के लिए। 2 साल तकरीबन 20 मार्च में हम लोग यहाँ से गए थे और 21 के दिसंबर में हम लोग यहाँ से आए थे। तो थोड़ा सा लेट इसी वजह से हुआ, लेकिन हर मौके पे, हर पीएचडी के रिसर्च के हर जहाँ ज़रूरत थी, हमारे सुपरवाइजर प्रोफेसर फरियाद साहब और जो हमारे आरएससी के मेंबर हैं, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के, प्रोफेसर एहतशाम मोहम्मद खान साहब और
मिराज अहमद मुबारकी साहब और डिपार्टमेंट के दीगर टीचर जो हैं, सरवरी सर, हुसैन सर, मिराज सर, ताहिर सर, ये लोग तो हमको पढ़ाए नहीं है, मिराज सर, ताहिर सर, लेकिन ये लोग भी उस्ताद हैं। हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया कि आप अच्छे से करिए, टाइम लीजिए लेकिन अच्छे से करिए। आपके घर में या आपके फैमिली में कोई पीएचडी किया हुआ इससे पहले? घर में तो नहीं थे, लेकिन अभी गुज़िश्ता 2 साल पहले मेरे भाई की जो शादी हुई है तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने यहीं से मानो से विमेन स्टडीज से पीएचडी किया हुआ है। अच्छा। जी। तो आपका पहला आपका फैमिली में पीएचडी है तो कैसे खुशी हो रही है? नहीं, खुशी तो जाहिर सी बात है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन का और अपने घर वालों का कि उन लोगों ने मुझ पे इतना भरोसा दिलाया कि एक उम्र के बाद माँ बाप जो होते हैं बच्चों से तवक्को करते हैं कि पढ़ाई मास्टर्स करने के बाद कि आप फील्ड में जाइए और नौकरी करिए। घर ठीक है, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा दूसरा था, लेकिन माँ बाप सबके होते हैं, तवक्को थी, लेकिन उन लोगों ने मुझ पे भरोसा दिखाया और मुझे इस लायक समझा और मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं आप पढ़ाई करिए। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, घर वालों का, वालिदैन का, और खुशी तो जाहिर सी बात है सबको हो रही है। हम बात करते हैं जो आपका रिसर्च टॉपिक है, वो रिसर्च टॉपिक क्या है और उसको ही क्यों चुने और उसका जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में क्या आपने उसमें क्या योगदान दिया? देखिए, रिसर्च टॉपिक तो जो मेरा है वो एक जो टॉपिक पूरा है वो एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ नेशनल एंड रीजनल हिंदी न्यूज़ चैनल, व्यूअर पर्सपेक्टिव ऑफ लखनऊ। तो नेशनल और रीजनल चैनल जो है उन्हीं के जो न्यूज़ हैं, तो लखनऊ के जो दर्शक हैं न्यूज़ देखने वाले हिंदी न्यूज़ के, उनको उस पे फोकस किया गया है। और टॉपिक क्यों चुना गया है, तो टीवी से थोड़ा सा मेरा जुड़ाव है और यूपी और कह सकते हैं देश की जो राजनीति है उसमें मैं भी सियासी परिवार से आता हूँ। तो लखनऊ यूपी कहते हैं कि दिल्ली की सल्तनत की कुर्सी यूपी से होकर जाती है और यूपी की राजधानी लखनऊ, तो इसलिए रिसर्च एरिया मेरा लखनऊ का था। और टॉपिक का जो थोड़ा सा था उसमें मेरे साथ साथ मेरे सुपरवाइजर का भी तो हाथ था कि आप इसी पे करिए, तो मैंने उसको किया। अच्छा। अब रिसर्च में मेथड का जरूरत होता है, तो आपने किस मेथड का इस्तेमाल किया और डाटा को कैसे एकत्रित किया और एनालिसिस किस तरह से किया? देखिए, रिसर्च जो मेरा था वो रिसर्च मेथोलॉजी जो था उसमें रिसर्च मेथड सर्वे मेथड था और 400 सैंपल साइज थे क्वेश्चनर के जरिए। क्वेश्चनर वो भी क्लोज एंडेड थे, ओपन एंडेड नहीं, क्लोज एंडेड थे, और लखनऊ के 5 हिस्सों को बांटे थे हमने। अच्छा। और 80 जो सैंपल साइज है 80 से सैंपल लोगों से लिए थे, अलग अलग 5 से 400 लोगों पे किया था मेरा जो सैंपल साइज था। और सैंपलिंग जो थी वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मैंने इस्तेमाल किया था उसमें। अच्छा। जी। आपका जो रिसर्च है उसका मुख्य निष्कर्ष क्या है और उसका मास कम्युनिकेशन में योगदान क्या है? देखिए, फाइंडिंग तो जो अभी आई है वो उसमें ये है कि जो लोग हैं लखनऊ के, जब देश के लेवल पे जो मुद्दे होते हैं उस पर नेशनल चैनल को देखते हैं, लेकिन जब स्थानीय मुद्दों की बात आती है, लोकल मुद्दे की बात आती है, तो यूपी के जो एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने चैनल्स उसमें सेलेक्ट किया है 2 नेशनल हैं, 2 रीजनल हैं। तो नेशनल चैनल को तो मैंने बार्क का जो डेटा है उसके हिसाब से मैंने नंबर 1 नंबर 2 कर लिया था कि आज तक और एबीपी न्यूज नंबर 1 नंबर 2 है। लेकिन रीजनल चैनल में मैंने लखनऊ के कोई स्पेसिफिक केबल टीवी को मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। मैंने लखनऊ के मतलब यूपी से जो रिलेटेड है या जो यूपी खबरें दिखाते हैं, भारत समाचार और न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड को मैंने सिलेक्ट किया था। तब लोग जो है वो जैसे यूपी कोई खबर है तो उसको देखने के लिए स्थानीय खबर या स्थानीय न्यूज चैनल को देखते हैं, लेकिन अगर कोई मोदी जी का कोई स्पीच हो रहा है या जम्मू कश्मीर की कोई घटना को देखना है या खेल खबरों को देखना है तो वो आज तक को प्रेफर करते हैं। ये मेरा मेजर फाइंडिंग था। और मास कम्युनिकेशन के लिए है तो अभी तो पीएचडी जमा किए हैं, तो इस पे बोलना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मास कम्युनिकेशन के प्रमुख सिद्धांतों को कैसे उपयोग किया और उसके किन थ्योरी का मतलब उपयोग किया आपने? देखिए, थ्योरी तो जो है मैंने उसमें एजेंडा सेटिंग जो है जिसको कहते हैं और पब्लिक ओपिनियन थ्योरी, 2 थ्योरी को मैंने इस्तेमाल किया था और उसी के अकॉर्डिंग टू मैंने पीएचडी में उस क्या कहते थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में मैंने उसको सजाया था कि एजेंडा सेटिंग कैसे एजेंडा बना के या कैसे करके लोगों से खबर लोगों तक पहुंचाई जाती है लोगों तक, और पब्लिक ओपिनियन थ्योरी थी।
2। इसी रिसर्च में आपका मुश्किल क्या रहा? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने पहले बताया कि जो हम लोग का कोर्स वर्क होता है दिसंबर 2019 में, उसके बाद हर इंसान का सपना होता है कि पीएचडी करे, रिसर्च करे। जब आदमी पहले तो मास्टर्स करता है, तो मास्टर्स करने के बाद जब पीएचडी में आता है तो आदमी सोचता है कि थोड़ा सा मैं पेपर प्रेजेंट करने जाऊंगा, तो उसी बहाने कहीं ना कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा। तो वो जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का जो वो होता है, दौर होता है, उसमें आदमी जाते हैं। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में भी अलग अलग साल के बच्चे हैं वो जो पेपर करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने वो वाला जो मौका था उसको खो दिया था कोविड की वजह से। और दूसरा जो है, मैंने इससे पहले सर्वे कर चुके हैं, मतलब मैं फिर मुबारकबाद दूंगा अपने प्रोफेसर फरियाद साहब को जो हमारे सुपरवाइजर हैं, कि 2-3 बार हम लोग सर्वे करवा चुके हैं और हम लोग एक्टिवली एनएसएस में एक्टिव रहते हैं। तो आईएमसी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली में, उसके थ्रू 2-3 जो अवेयरनेस प्रोग्राम हुए थे, जागो ग्राहक जागो, और तो उस पर हमने सर्वे किया था। तो लोगों से जो सवाल पूछते हैं जाके ना, लोग टाइम नहीं देते हैं आपको। और सवालनामा अगर आपका बड़ा है, जैसे मेरा तो 35 क्वेश्चन आए थे, अगर बहुत सारे लोग 100 सवाल लेके जाते हैं, तो जब इतना मोटा देख लेते हैं ना, कह रहे इतना है, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता है। बहुत लोगों को मशक्कत करना पड़ता है कि थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा सा कर दीजिए, आप भी कर दीजिए। तो ये चीजें मुश्किलात आई हैं। अच्छा, अब रिसर्च फाइनल हो चुका है, तो आप फ्यूचर में एमसीजे मास कम्युनिकेशन जो है उस दिशा में क्या करना चाहते हैं, क्या योगदान देंगे आप? नहीं, अभी तो मतलब कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि क्या करना है। जाहिर सी बात है, जब पीएचडी किए हैं तो एकेडमिक में ही जाना है। अगर इंडस्ट्री में जाना होता तो मास्टर्स करके ही जाते। लेकिन अभी ऐसा कुछ ये नहीं है कि दिशा तो मतलब क्या कहते हैं, प्लान तो है कि इसी में जाना है, लेकिन अभी कोई एग्जिट नहीं है कि कहाँ जाएंगे। अभी तो फिलहाल 5 साल की मेहनत, और ये जो प्री सबमिशन के बाद 1 महीने वाला जो दौर था, बहुत मुश्किलों भरा था। और मैं यकीन बता रहा हूँ, यकीन जानिए आप, कि कभी ऐसा नहीं हुआ है 11 अक्टूबर 2024 से लेके 11 नवंबर 2024 तक में, 1 महीने के दौर में, कि मैं सुबह 5:30 बजे 4:30 बजे से पहले सोया हूँ। तो इस तरह की मुश्किलात आते हैं, और वो जो डिफ़िकल्ट घड़ियाँ थी या सिचुएशन था, उसको रिलीज करना है, डिक्रीज करना है, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए कि इस पे खुली हवा में आज़ादी लिया जाए। तो आप सोते कितना देर थे आप? वही तो एक पीएचडी का ये जो है, लोग कहते हैं कि पीएचडी में आदमी बुढ़ा हो जाता है, या कह सकते हैं मेंटल वो हो जाता है, तो सही है। सोते 4 घंटा, 3.5-4 घंटा, फिर उसके बाद फिर आके डिपार्टमेंट में 5 बजे सोते थे, 10 बजे उठ के फिर नहा धो के फिर फ्रेश होकर डिपार्टमेंट आइए, तो फिर काम पे शुरू हो जाइए। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके अनुभवों के। आपने 2015 में यहाँ पे इनरोल हुए थे और 2024 था। इस के बीच में आपने मास कम्युनिकेशन जो किया, यूनिवर्सिटी में क्या बदलाव दिखे, और उस टाइम में क्या था और अब क्या बदलाव है, इसके बारे में बताइए जरा। देखिए, जब हम लोग आए थे तो यूनिवर्सिटी में उस दौर में मोहम्मद मियाँ साहब का दौर जा चुका था। इंचार्ज वाइस चांसलर ख्वाजा शाहिद साहब थे, जो एक ब्यूरोक्रेट थे। सारे वाइस चांसलर अपने अपने हिसाब से अच्छे काम करते हैं अपने हिसाब से। असलम परवेज साहब में हमने उनका दौर देखा, वो स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थे। लोग कहते थे कि स्कूल के प्रिंसिपल थे वो, तो उस तरह से थोड़ी मतलब संजीदगी थी, लेकिन बारीकियाँ ज़्यादा थी उनमें। तो ये जो अपने करंट वाइस चांसलर साहब हैं, ये जेएनयू से आए हुए हैं, तो थोड़ा सा लिबरल हैं वो, बच्चों को आज़ादी दे देते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए। उनके दौर में चीज़ें खुली बहुत सारे, जैसे बिल्डिंगें बनी असलम परवेज साहब के दौर में। इन्होंने लॉ कॉलेज लेके आया, मानो लॉ स्कूल जो है। तो ये चीज़ें हैं, सबके अपने अपने फंडे होते हैं, और कोई अच्छा कर जाता है, कोई अच्छा करने के चाहत में चला जाता है। तो ये है। सेम सवाल अपने डिपार्टमेंट को लेकर है। आप जहाँ से पीएचडी फाइनल किया हो, इसमें क्या मतलब बदलाव हुए, क्या था, क्या हुआ, क्या है अभी? देखिए, डिपार्टमेंट तो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा मानू का वाहिद इकलौता डिपार्टमेंट है। मैं अपने डिपार्टमेंट के बच्चों से भी मैं हमेशा बोलता हूँ, 12 मैंने बोला है, यकीन करिए आप, कि जब भी फ्रेशर पार्टी या फेयरवेल होती है तो मैं बोलता हूँ कि डिपार्टमेंट से जो लगाव है 2015 से अभी तक, घरेलू लगाव है। और जब हम लोग आए थे तो उस टाइम हेड डीन एहतशाम साहब थे, और अभी गुज़िश्ता 2-3 साल से प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब हेड भी हैं और भी डीन भी हो गए।
दोनों लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। बच्चों के हक के लिए, बच्चों के नौकरी के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। डिपार्टमेंट में चाहते हैं कि कोई मतलब हमेशा कोई ना कोई सेमिनार हो, कोई ना कोई वर्कशॉप हो। अभी पिछले महीने डेटा जर्नलिज्म पे एक वर्कशॉप हुआ था नेशनल लेवल पे। उससे पहले 1 साल पहले कारवान उर्दू सहाफ़त के तौर पे 200 साला जो उर्दू जर्नलिज्म के हुए थे, उस पे देश के मुख्तलिफ शहरों से और इलाकों से मीडिया इंडस्ट्री के मेरे ख्याल से 100-120 लोग आए हुए थे। आज ही के दिन, आज 13 तारीख है, आज ही उसका इफ्तिताई मतलब इजलास हुआ था। तो डिपार्टमेंट हमेशा बच्चों के लिए रहा है। जो इक्विपमेंट, जो यहाँ पे फैसिलिटी है थ्योरी के लिए या प्रैक्टिकल के लिए, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में हर जगह मास्टर मास कॉम की पढ़ाई होती है। मैं जामिया भी गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना खुद का स्टूडियो है, खुद का यूट्यूब चैनल है, सब कुछ है, लैब है, सब है। तो बहुत शानदार डिपार्टमेंट है। 10 साल करीब 9.5 साल 10 साल जी। के रहे हैं, तो टीचर्स के लेकर क्या, किन टीचर के लेकर क्या अनुभव आप है, अनुभव के बारे में टीचर्स को लेकर बताएं आप। देखिए, मैंने बताया ना कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ और फिर बता दे रहा हूँ कि ऊपर से करते हैं। सीनियर एहतशाम सर हैं, तो एहतशाम सर के लोग कहते हैं कि अभी तो मेरे ख्याल से आप लोग उनका वो वाला दौर नहीं देखे हैं। जब हम लोग आए थे बहुत ही गुस्से वाले तो होते थे एहतशाम सर, लेकिन अब कहते हैं ना कि उन्होंने गुस्से को पी गया वो। तो अब बच्चे, मैं देखता हूँ कि उनको बोल भी देते हैं। नहीं, हम लोग सैटरडे संडे में क्लास लेते थे और किसी को मतलब ये इजाज़त नहीं है, खाने के लिए कहते थे कि एक दिन बगैर खाए आप रह नहीं सकते। लेकिन वो एहतशाम सर हैं कि उन्होंने डिपार्टमेंट को, बच्चों को सींचा है। और जैसे हम लोगों के बैच में, पता नहीं आप लोग कहते कि नहीं, हम लोग उनको बाबा कहते थे। बाबा मतलब घर के जो जिम्मेदार होते हैं। तो बच्चों के लिए वो जब एक्स्ट्रा क्लास लेते थे तो कहते थे कि एक दिन खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे, लेकिन शाम में सबके लिए बिरयानी भी मंगवाना, समोसे भी मंगवाना करवाते थे। और यूनिवर्सिटी में उस टाइम भी उनके पास एडिशनल चार्जेस बहुत होते थे, जिम्मेदारी बहुत होती थी। तो बहुत बच्चों के लिए करते हैं। और पहले थोड़े से गुस्वर थे, अब तो कम हो गए, एकदम नहीं है। और अभी जो है, अब तो और मतलब ठंडा हो गए, तो और अच्छे हो गए। फरियाद सर का है कि फरियाद सर बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वैसा टीचर पूरे मानव में नहीं है। एज ए डीन, एज ए हेड, कोई भी बच्चा, बीए का बच्चा, स्कॉलर तो छोड़ दीजिए, बीए का बच्चा उनके चैम्बर में जाकर बैठ जाता है। मैंने देखा इसी यूनिवर्सिटी में, दूसरे डिपार्टमेंट में, स्कॉलर जाकर बैठ के पेशी में पहले नाम का परिचय देते हैं कि सर आए हुए हैं मिलने के लिए स्कॉलर। उनके पास ये सब सारी चीज़ें नहीं है। बहुत हम्बल है, बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं, डिपार्टमेंट के लिए बहुत सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सरवरी सर हैं, उनका बच्चों से मोहब्बत है, लगाव है, बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। मैंने अभी सुना था पिछले दिन बच्चों को बहुत इनामात भी दिए थे। उर्दू के लिए बहुत वो करते हैं। और मुबारकी सर हैं, पंक्चुअलिटी क्या होती है मुबारकी सर से सीखना चाहिए कि 40 मिनट के 50 मिनट की क्लास है अगर, तो 2 से 4 मिनट भी वो इधर उधर की बात नहीं करेंगे। 45 मिनट आपको टॉपिक टू द टॉपिक पढ़ाएंगे। तो हुसैन अब्बास रिजवी सर हैं, जिनको मैं बहुत, मुझे मानते भी हैं वो भी, लेकिन मैंने बोला कि सब मानते हैं। हुसैन सर से भी एक जुड़ाव है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी खबरें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको ज्ञान महारत हासिल है। अरबी, पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी। हालांकि उनकी जो तालीम हुई है लखनऊ के बहुत ही शानदार जो मिशनरी स्कूल है शाह नजफ पे, उस स्कूल से हुआ है। लेकिन उन्होंने जो पर्शियन और जो अरबी और जो उर्दू जो बोलते हैं, बहुत सारे उलेमा वैसे नहीं बोल पाएंगे, वो है। मिराज सर और ताहिर सर, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें पढ़ाया नहीं, वो लोग 2017 में आए थे। और मैं कहते हुए थोड़ा सा वो रहे, वो लोग दोनों लोग एज ए पीएचडी में हमारे जूनियर हैं। मिराज सर तो गुरु भाई भी हैं, लेकिन दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। मिराज सर भी बहुत बहुत सपोर्टिव है। यूनिवर्सिटी में उनके पास दीगर जो जिम्मेदारी है, कल्चरल एक्टिविटी सेंटर के वो कोऑर्डिनेटर हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों आज़ाद डे का प्रोग्राम हुआ है, उसमें जो अलीफ वाला सेगमेंट था उनका, उसका पूरा कोऑर्डिनेटर है। ताहिर सर भी बच्चों के लिए करते रहते हैं, मेहनत करते हैं। वो जो डिपार्टमेंट के मतलब कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, तो बच्चों के लिए कैसे नंबर चढ़वाना है, कैसे अटेंडेंस देना है, ये सारी चीज़ें करते हैं। डॉक्टर दानिश खान जो आए हुए हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं। दानिश खान साहब जब हम लोग 15 में आए थे, उसी साल वो पीएचडी में एनरोल हुए थे। अच्छा, हाँ। अगला सवाल ये है कि हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है,
तो आपने करीब 10 साल यहाँ पे दिया, तो ऐसा कभी समय आया कि घर वाले बोले यार कितना पढ़ोगे अब रहने दो, ऐसा समय आया? 18 में जब पीएचडी में नहीं हुआ था, 17 में तो एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, 18 में जब पीएचडी में नहीं हुआ था, मैंने बताया ना कि यूनिवर्सिटी की चीजें होती हैं, उस पर दखल अंदाजी नहीं कर सकते, किसी का हक नहीं है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का होता है। तो उस टाइम लगा था कि, लेकिन कुछ सीनियर थे, घर वालों को मैं बोल ही रहा हूँ, सपोर्ट था, सीनियर थे जो बोले कि नहीं, हारना नहीं है, और फिर कोशिश करी और हो गए। और मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है कि 18 में जो मेरे एंट्रेंस में नंबर आए थे, 19 में उससे 20 या 22 ज्यादा नंबर आए थे। अच्छा। जो पॉइंट्स बनते हैं, लगभग 76 के आसपास सही किया था मैंने क्वेश्चन। आपका जो पीएचडी जो है 5 साल में करीब तैयार, 5 से 6 साल में होगा? 5 साल 2-3 महीने। हाँ, तो आपका जो फेलोशिप मिलता है 4 साल, उसके बाद का जो मतलब पढ़ाई का था वो कैसे हुआ पूरा? क्या देखिए, 2 साल तो हॉस्टल में नहीं रहे हम लोग। हाँ। 21 के दिसंबर में हॉस्टल मिला था। तो हॉस्टल में रहने से एक चीज़ है कि आमदनी जो होती है उस हिसाब से आदमी खर्चा करता है। और मैं जेएनयू जामिया अलीगढ़ एसयू नहीं गया हूँ। तो कहते हैं ना कि आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेगी, फिराक का जो शेर है, वैसे ही है कि मैं तो वहाँ नहीं गया हूँ तो मैं उनके बारे में क्यों बात करूँगा। मानू में रहा हूँ तो मुझे मानू की समझ है, और फख्र से कहता हूँ कि मैं आज़ाद के चमन का आज़ाद बुलबुल हूँ या बाज हूँ, शाहीन हूँ, जो कहिए। तो मानू के जो खाने हैं हॉस्टल के, बहुत ही खूब महंगा भी नहीं, खूब सस्ता भी नहीं है, तो उसको खा के गुजर बसर कर लिए किसी तरह से, और अच्छा रहा। हॉस्टल की बात हो रही तो हॉस्टल पे एक सवाल आता है कि हॉस्टल की दिलचस्प बातें क्या थी? कुछ ऐसा कुछ घटना हुआ, दिलचस्प बातें बताइए जरा। बहुत सारे घटने हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, और जरा बताइए इसमें से कुछ। अभी तो खैर हॉस्टल बहुत ही पेचीदा इशू है, लेकिन मुझे खुद का मानू के लिए अगर जिंदगी में कुछ भी करने का होगा अपने लेवल पे, सर सैयद अहमद खान ने जब अलीगढ़ को बनाने के लिए भीख मांगे थे, तो मैं भी अगर कभी मानू के लिए कुछ करना पड़ेगा तो मैं मानू के लिए हॉस्टल बनवाने का मेरे अज़म किया हुआ है कि लोगों से बात करूंगा। इसलिए कि मानू में जो डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बच्चे आए, मैं मानू इंतजामिया से भी बोल चुका हूं कि बच्चे आए तो जिस दिन उनका एडमिशन हो उस दिन उनके हाथ में हॉस्टल की चाबी होनी चाहिए। हैदराबाद शहर रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत महंगा है, और हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे है वो बहुत ही महंगी और पॉश एरिया में है, तो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो मैं मानू इंतजामिया से बोल चुका हूँ, मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ, लोगों से कह भी रहा हूँ कि मानू में तकरीबन 5 हॉस्टल जो है बॉयज के लिए और 2-3 हॉस्टल जो गर्ल्स के लिए, कि आने वाले 15 साल में कोई भी बच्चा है तो उसको हॉस्टल के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। ये आपने पीएचडी फाइनल कर लिया था, ये हम जानना चाहेंगे जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं पीएचडी करने का, एकेडमिक लाइन में जाने का, या टीचिंग में, या प्रोफेसर बनने का, तो कैसे करे, अभी से तैयारी कैसे करे, बैचलर टाइम से ही कैसे करे, उसके बारे में कुछ अनुभव? नहीं, देखिए, अभी तो सबसे पहले बात है कि बैचलर में जो बच्चे हैं उनको तो पढ़ना चाहिए, मास्टर्स के लिए मास्टर अच्छे से पढ़ लें। मास्टर के जब फाइनल ईयर में जाएंगे, मेरे ख्याल से 4th सेमेस्टर में, तो रिसर्च का एक पेपर आता है, और किताबें हैं, किताबें पढ़िए जो रिसर्च मेथोलॉजी के हैं या रिसर्च मेथड के, राम आहूजा के, कोठारी के हैं। केवल जे कुमार की एक किताब है मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, भारत में जनसंचार, उसको पढ़िए। तो रिसर्च मास कम्युनिकेशन की बुनियादी जो चीजें हैं दोनों जबान में हम केवल जे कुमार के, उसको पढ़िए तो फायदा होगा। और डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं उनसे मिलिए, जो पीएचडी करा रहे हैं, वो आपको मशवरा देंगे। अच्छा, आपने कई बार बात किया कि बदलाव हुए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीएचडी के बाद आपके अंदर क्या बदलाव हुए, अब पहले आप क्या थे? बदलाव तो हुए हैं, सच्चाई जो है कि ये जो बैठा हूँ मैं यहाँ पे, वो पीएचडी की वजह से ही है, और इस डिपार्टमेंट की वजह से ही है। और मैं फख्र से कहता हूँ, और बच्चों से भी कहा हूँ कि जहाँ भी मैं जाऊँगा शिनाख्त इसी से होगा कि मैं मानू का तालिब इल्म हूँ, और शोबे तरसील अम्मा व सहाबत से मैंने रिसर्च किया हुआ है। तो जो मैं अभी आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ, वो इस डिपार्टमेंट की वजह से हुआ। ये बदलाव, ये चीज़ें पीएचडी की वजह से हुआ। हम आगे बढ़ेंगे फिर कि पॉलिटिकल चीज़ें आपने बताई, या फिर उसमें कुछ है आपका? नहीं, देखिए क्या है ना, बैकग्राउंड भी आपका पॉलिटिक्स है। मैं बता दूं कि मेरा जो खुद का वो है,
हमेशा मैं कैमरे के पीछे आज पे बहुत मतलब काफ़ी टाइम बाद कैमरे पे आके बोल रहा हूँ, हाँ। तो कैमरे के पीछे ही रहता हूँ। तो आपने जो बोला कि सियासत में, तो मुझे अभी कुछ इसलिए कि मेरे घर पे मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, ऑलरेडी मेरे वाले साहब पॉलिटिक्स में भी इन मतलब सक्रिय हैं। हाँ, हाँ। मेरे सबसे बड़े वाले भाई साहब 2 बार डीडीसी रहे हैं। तो कितने लोग करेंगे पॉलिटिक्स, 5 भाई हैं हम लोग। तो अभी एक अकमल हैं जो यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनका भी वो इरादा है। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे बदलना ही चाहिए। हाँ, जिसको जहाँ ज़रूरत होती है मैं करता हूँ। यूनिवर्सिटी में मैंने खूब जम के पॉलिटिक्स की है, पॉलिटिक्स किया है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को या किसी से कोई नहीं कह सकता है कि मैंने पद को बोला है, किसी से पर्सनली कभी नहीं बोला। मैंने प्रोस्ट को बोला है, मैंने प्रोक्टर को बोला है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने वीसी को बोला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुझ पर न कभी एक बार शोकास आया है, ना किसी ने एक भी कंप्लेन किया है, और जम के पॉलिटिक्स किया हूँ। और बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि माननीय स्टूडेंट यूनियन में 4 प्रेसिडेंट, 5 वाइस प्रेसिडेंट और 5 सेक्रेटरी मैंने अपनी बदौलत बनाए हैं। तो लेकिन कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा। एक सवाल है कि आपको मतलब देखने पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रूड टाइप होंगे, गुस्सैल टाइप के, इस तरह से लगता है, तो आखिर लेकिन बात करने पर थोड़ा अलग होता है इस पे। देखिए, वो कहते हैं ना कि चाबी जब किसी भी इंसान का जो मुंह या जबान है, वो खजाने की वो कुंजी होती है, तो बना हुआ है उस तरह का एक परसेप्शन लोगों का। लेकिन मैं अपने लिए एक शेर कहता हूँ कि रूबरू मिलोगे तो कायल हो जाओगे, रूबरू मिलोगे तो कायल हो जाओगे, दूर से जरा हम मगरूर दिखाई देते हैं। तो लोगों ने बना रखा है, शायरी भी करते हैं। हाँ, लोगों ने बना रखा है। लेकिन जिससे मिल लेता हूँ, जिससे बात कर लेता हूँ, वो लोगों का मोहब्बत है और उनकी अपनाइयत है, उनका बड़कपन है कि मेरे कहने से, मेरे वजह से यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, दुआ भी देते हैं। शेर व शायरी सुना हो करते हैं आप बहुत ज्यादा? आपकी नहीं, शेर व शायरी कॉपी भी की जाती है? शेर व शायरी करता नहीं, दूसरे को मैं लेता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, शौक है, लिखता उगता नहीं हूँ अभी उस तरफ में, इसलिए नहीं गया कि पीएचडी कर रहा था। कोशिश है फ्यूचर में लिखने लिखाने का। अच्छा। लेकिन क्या कहते हैं, दूसरे का ही सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। आपको फोटोजीवी कहा जाता है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ये हर इंसान का एक शौक होता है। मुझे भी ये एक है कि मैं अपने फोटो खुद लगाता हूँ। मैं मेरे आप प्रोफाइल देखे होंगे, मैं कभी बहुत कम लोगों के साथ जो है दूसरे लोगों का लगाता हूँ। तो एक शौक है मुझे वो करते हुए, देखते हैं कब तक चलता है, हो सकता है वो भी बदल जाए। तो शौक है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आप हैदराबाद में इतना साल से हैं, हैदराबाद में कुछ लिख रहे हैं, आप सफर किए हैं, तो इस पे हाँ, एक चल रहा है, इस पे वो पर्दा खुलेगा और लोगों से मैंने बोला है, खुद भी लिख रहा हूँ। और कि मेरा जो गांव है वो महेंद्र कहते हैं, तो महेंद्र से मानू का सफर या कुछ इस तरह से है। तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अच्छा। और कोशिश है, जारी है, इस पे करेंगे। हर इंसान की जिंदगी में प्यार मोहब्बत आता था, आपसे किसी से हुआ कि नहीं? नहीं, देखिए क्या कहते हैं, ये जो सवाल है आपने सही कहा है। मानू में रहते हुए बहुत 10 साल हो गए और मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता हूँ, किया भी हूँ, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैं दूर रखता हूँ। हाँ, ये है खिंचाव है, जुड़ाव है, दोस्त हैं या क्लासमेट हैं, कभी कोई बैचमेट है, उनके साथ बैठ गया, उठ गया, रात में घूमने चला गया, लेकिन इस तरह कोई नहीं। अच्छा। सारी चीज़ पर्दे में रहने दे, सारी चीज़ों को। लास्ट में बस यही है कि मानू और डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लाइफ जो ख़त्म हो रही है, तो जान लिया का शेर है कि दास्तां ख़त्म होने वाली है, मानू मेरी आखिरी मोहब्बत थी। बस क्या गहरी लाइन बोल दी इन्होंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत शुक्रिया।